class 10, chapter number 3 of your history portion, the retaliation and the struggle of the British Empire. In our last class, we started a new topic, the political movements of the India, in which we discuss about the many political parties of India, just like the National Congress, and how the period of the Congress was divided into the two parts, the moderates and the extremists. After it, we started to read about the many movements started in the India for the Indian independence, जिसमें हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट एंड द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडियन स्ट्रगल. In today's class, we are going to continue many political movements in this class. तो बच्चों, आज की क्लास में भी हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे जब तक 1947 तक हम लोग नहीं पहुंच जाते. ठीक है, तो लास्ट जो आपको याद रखना है कि हमने जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट और उसके बाद हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टडी किया. आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे एक और मूवमेंट ले रहे हैं जिसको कहा गया है साइमन कमीशन. ठीक है, अब साइमन कमीशन क्या था, इससे पहले बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि एक्चुअल के अंदर इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर था, यहाँ पर हर 5 साल या 10 साल बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर हर 10 साल बाद में ये देखती थी कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है. इसके लिए हर 10 साल बाद में एक कमीशन बनाया जाता था जो इंडिया आता था. इस कमीशन के सारे मेंबर ब्रिटिश मेंबर होते थे, इंडियंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे. और बाद में सारी स्थिति को देखने के बाद में, सारी कंडीशंस को, सिचुएशंस को समझने के बाद में कुछ रिफॉर्म्स ये कमीशंस करते थे, अपने नए नए सुझाव देते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को और किस तरह से और बेटर बनाया जा सकता है. तो इसी कड़ी के अंदर 1927 के अंदर एक कमीशन इंडिया आया था जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया. अब पहला मुद्दा ये था कि 1927 में जो ये साइमन कमीशन आया था, ये अपने टाइम से 3 ईयर पहले ही इंडिया पहुंच गया. कहने का मतलब साइमन कमीशन जो था इसकी डेट 1930 बनती है, क्योंकि हर 10 साल बाद में आफ्टर एवरी 10 ईयर जो है गवर्नमेंट के अंदर ये देखने के लिए कि इंडिया की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए हर 10 साल बाद में ये अपॉइंट होते थे. लेकिन इस साल मतलब 1930 की जगह पर ये कमीशन 3 ईयर बिफोर 1927 में ही इंडिया आ गया. तो पहला कारण इस कमीशन को अपोज करने का यही बन गया कि यहाँ पर समय से पहले ही ये कमीशन इंडिया आ गया था. और दूसरा रीजन जिसके कारण साइमन कमीशन को अपोज किया गया ये था कि इस कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे और प्लस यहाँ का चेयरपर्सन, इन सबको मिलाकर जितने भी मेंबर्स थे उसमें एक भी इंडियन नहीं था. और अब आप भी सोचिए बच्चों कि आपके समाज को, आपके देश को जाने बिना एक परदेसी कैसे फैसला कर सकता है, एक फॉरेनर कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए, कौन से सुधार होने चाहिए. तो सिंपल सी बात है, साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इस कमीशन को पूरे इंडिया के अंदर अपोज किया गया. लोगों ने जगह जगह पर मार्च किया, रैली निकाली और इस तरह से इस कमीशन को 1928 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों साइमन कमीशन से. हमारा आज का टॉपिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमारे चल रहे हैं. ठीक है, फॉर द इवोल्यूशन द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन के लिए आई हुई रिफॉर्म्स, इंडिया के अंदर क्या क्या सुधार कंपनी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए हैं उसका जायजा लेने के लिए, उसको इवोल्यूट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था. गवर्नमेंट ने 1980 ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द कमीशन इन 1927. तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ सुधार, कुछ कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स 1919 के अंदर इंडिया में हुए थे. उन रिफॉर्म्स को इवोल्यूट करने के लिए ये कमीशन 1927 में बनाया गया. ठीक है, द चेयरमैनशिप
was the Sir John Simon and 7 members, but none of them was Indian. यहाँ जो ये कमीशन बना बच्चों, इसका जो चेयरपर्सन था उनका नाम था सर जॉन साइमन और इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि साइमन कमीशन को पूरी इंडिया के अंदर इसके खिलाफ मार्च किया गया, लोगों ने इसको अपोज किया। ठीक है, द कमीशन रीच्ड मुंबई ऑन 5 फरवरी 1928 एंड रिपीटेडली अपोज्ड बाय पीपल। इंग्लैंड से ये कमीशन जो है 1927 में रवाना हुआ और 3 फेब 1928 के अंदर ये मुंबई पहुंचा। और जैसे ही ये कमीशन मुंबई पहुंचा, मुंबई के अंदर जितने भी कॉमन पर्सन्स, कॉमन लोग, बड़े बड़े लीडर जो थे वो वहां पर साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए पहुंच गए। यही देखें आप, अगर हम लोग लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर भी जो है इस कमीशन को अपोज किया गया। लाहौर के कई सारे लोग सड़कों पर उतर आए, यहाँ पर लोगों ने मार्च किया। लाहौर के इस रिवॉल्यूशन को या इस मूवमेंट को लीड करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखना है कि लाहौर में साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए लीडर कौन थे, तो वो थे लाला लाजपत राय। अब यहाँ देखें, इन लाहौर लाला लाजपत राय पुलिस लाठी चार्ज और मॉब का मतलब होता है भीड़। जब लाहौर के अंदर भीड़ इकट्ठा हो गई इस साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए, तो पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। लाला जी गॉट इंजर्ड एंड डाइड इन द मड। और ऐसा कहते हैं कि जब पुलिस लाठी चार्ज चल रहा था, अब ऑब्वियसली बच्चों लाला जी लीडर थे, इस पूरी रैली के सबसे आगे खड़े थे। जैसे ही पुलिस ने लाठी चार्ज स्टार्ट किया, इनके सर के ऊपर पुलिस ने लाठी से कई सारे वार किए। इसके कारण इनको इंटरनल इंजरी आ गई और 1 मंथ के अंदर ही लाला जी की डेथ हो गई। ठीक है, इसके अलावा कमीशन रिपोर्ट इन 1930। इस कमीशन ने 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की। तो बच्चों आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि साइमन कमीशन को लोगों ने, इंडियंस ने अपोज क्यों किया, बिकॉज देयर इज अ नोन ऑफ द मेंबर इज इंडियन। इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर्स थे, लेकिन 7 मेंबर्स में से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, इसीलिए इसे अपोज किया गया। तो ये था बच्चों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के कुछ समय बाद ही इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने नेशनल लेवल पर वापस एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, इस रिवॉल्यूशन को नाम दिया गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और इसे आप कर लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मोस्टली इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 4 मार्क्स का बच्चों ये क्वेश्चन अकेला बनता है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था, कब स्टार्ट हुआ, किसने लीड किया और इसमें मेन इवेंट्स क्या क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। तो ये 4 पॉइंट में आपको पूरा टॉपिक याद रखना है। तो जानते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था क्या। तो देखिए बच्चों 13 दिसंबर 1929, यहाँ पर आपको डेट, ईयर सब याद रखना है। तो 13 दिसंबर 1929 कांग्रेस पास अ रिसोल्यूशन टू ऑब्टेन कंप्लीट स्वराज्य इन द लीडरशिप ऑफ द नेहरू जी। अब देखिए 13 दिसंबर 1929 की बात है। कांग्रेस के उस समय जो चेयरपर्सन थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो थे नेहरू जी। और नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस ने एक रिसोल्यूशन पास किया। रिसोल्यूशन का मतलब एक अधिनियम या नियम निकाला गया, या ये कह सकते हैं एक आदेश निकाला। इस आदेश में क्या कहा गया, कंप्लीट स्वराज की डिमांड रखी गई कि अब इंडिया के अंदर छोटे बड़े मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें किसी तरह की छोटी बड़ी कंसेशन नहीं चाहिए, हमें तो सीधा स्वराज्य चाहिए। और मैं आपको कल की क्लास में भी बता चुकी हूँ कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पहले इंडियंस थे जिन्होंने स्वराज्य वर्ड का यूज किया था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का मेन एम क्या था, मतलब ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया। तो ये मूवमेंट बच्चों कंप्लीट स्वराज्य के लिए स्टार्ट किया गया, मतलब फ्रीडम के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गांधी जी की 78 companions marched on the foot toward the Gandhi
बच्चों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1929 के अंदर इंडिया के अंदर कई सारी चीजों पर या जो कॉमन हमारी डेली यूज की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया। इन टैक्स जो जिन चीजों पर इंक्रीज किया गया था उसमें से एक चीज थी सॉल्ट, नमक। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स बढ़ाया। और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर जो कच्छ का रन या रन ऑफ कच्छ के नाम से जिसे आप जगह से इसको जानते हैं, यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसी के अलावा आप देखिए राजस्थान के अंदर सांबर लेक, पचपदरा लेक, डीडवाना, यहाँ पर भी नमक जो है, सॉल्ट जो है, इसको बनाने का काम वहाँ के लोकल लोग करते हैं। लेकिन 1929 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास आउट किया, एक कानून बनाया जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑर्डर के बिना या ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी इंडियन जो है वो सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं करेगी। जितने भी लोकल इंडियंस है वो भी नमक नहीं बनाएंगे जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर ना दे दे। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो सॉल्ट का प्रोडक्शन था, जो लोकल लोग वहाँ के अपने अपने घरों के हिसाब से या छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी बच्चों सॉल्ट की, तो यहाँ पर इन कॉटेज इंडस्ट्री की जो अधिकार था या ये कह सकते हैं कि ये इन जो नमक बनाने का काम ये लोग करते थे, इनका गुजारा ही नमक बनाने से चलता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे ये भी अधिकार छीन लिया। तो हुआ ये कि जब यहाँ पर नमक बनाने पर इंडियंस पर रोक लगा दी गई तो गांधी जी को ये लगा कि अब हमें नेशनल लेवल पर एक ऐसा मुद्दा चुनना चाहिए जिस पर हर कोई इंडिया के अंदर साथ हो सके या सब मिलकर लड़ सके। तो गांधी जी ने इसीलिए सॉल्ट को चुना, क्योंकि सॉल्ट की जरूरत हर ह्यूमन बीइंग की नीड है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसीलिए सॉल्ट को लेकर इन्होंने ये एक दांडी मार्च निकाला। दांडी गुजरात के अंदर बच्चों एक जगह है। तो यहाँ पर गांधी जी ने 78 अपने जो बहुत ही विश्वास वाले लोग थे उनके साथ में ये मार्च शुरू किया और ये कहाँ पहुंचे, दांडी विलेज पहुंचे। और दांडी के अंदर, दांडी विलेज गुजरात कोस्ट पर आया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर लिए बिना सॉल्ट बनाया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, ठीक है। और साथ में गांधी जी ने पूरी इंडिया के उन सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर के आप लोग भी सॉल्ट बनाएं, ठीक है। तो ये मेन रीजन था दांडी मार्च। ध्यान रखना बच्चों, डेट पूछी जाती है। तो 78 कंपेनियंस थे गांधी जी के साथ में और ये सारे लोग दांडी पहुंचे। ऑन 6 अप्रैल 1930 they restarted grow salt law by making salt without order. Gandhi ji urged people to make salt without order and women to perform the dharna front of liquid shop, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों की फरवरी 6 अप्रैल 1930 के अंदर ये जो 78 कंपेनियंस थे और गांधी जी के साथ में ये लोग दांडी पहुंचे। दांडी के अंदर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा, मतलब बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन से यहाँ पर नमक बनाया। और साथ में सारे इंडियंस से भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि वे लोग जो शुरू से ही सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना ही सॉल्ट बनाएंगे। तो इनके कहने पर जगह जगह पर पूरी इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पर लोकल लोग जो सॉल्ट का प्रोडक्शन करते थे उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो ऑब्वियसली कानून तोड़ेंगे तो अरेस्ट तो होंगे ही। तो इसीलिए बाद में दांडी मार्च में गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। इसी के साथ गांधी जी ने कुछ रिक्वेस्ट इंडियन लोगों से की। अब उसमें उन्होंने ये कहा कि जितनी भी वुमेन्स है उनको लिक्विड शॉप के आगे धरना करना चाहिए। धरना आप लोग अच्छे से समझते हैं, विरोध करना, प्रदर्शन करना। लिक्विड शॉप का मतलब शराब की दुकानें, क्योंकि लिक्विड शॉप से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। और आपको ये भी पता है कि लिक्विड जो है वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक सोशल इविल है, समाज के अंदर एक बुराई है, ठीक है। तो इसी के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो गांधी जी थे उन्होंने एक चीज और कही कि कि जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स है, इम्पोर्टेड मतलब विदेशों से मंगवाया जो सामान है, उसकी होली जलाई
इसका यूज किया जाए। और थर्ड में एबॉलिश अनटचेबिलिटी। बच्चों आपको पता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी बुराई है सोसाइटी की अनटचेबिलिटी को फॉलो करना। और अगर आज से हम 250 ईयर पुरानी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस समय आपको पता है कि सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा रिगिड वे में कई सारी कस्टम्स को फॉलो करती थी, जिसमें से अनटचेबिलिटी सबसे बड़ी बुराई थी। अनटचेबिलिटी आप समझते हैं कि समाज के अंदर कुछ लोगों को नीची जाति का मान लिया जाता है और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पर लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की कि अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करें, ठीक है। और इसी के अंदर इस सिविल डिसोबीडियंस में 16,000 पीपल वर अरेस्टेड। 60,000 लोग, 16,000 पीपल जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए। अब आप सोचेंगे कि 60,000 पीपल अरेस्ट हुए, तो यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया था कि हम लोग ब्रिटिशर्स की जेल को भरेंगे। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को अरेस्ट होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज पहले ही पता थी और गांधी जी को भी पता था कि अगर वो 100 लॉ को तोड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट कर लेगी। और इसी कारण से बाद में 60,000 पीपल जो थे वो अरेस्ट हुए, अपनी मर्जी से अरेस्ट हुए, क्योंकि इनका मेन एम यही था कि ब्रिटिशर्स की जो जेल है वो इंडियन से भर दी जाए, ठीक है। क्योंकि कितने लोग अरेस्ट करेंगे ब्रिटिशर्स, कर भी कितने करेंगे, 60,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे। कितनी हिम्मत है उन लोगों में ये देखने के लिए ये लोगों को अरेस्ट किया और अपनी खुशी से ये लोग अरेस्ट भी हुए, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि दांडी मार्च के बाद में क्या हुआ, क्योंकि दांडी मार्च के बाद बच्चों ये बता दूं मैं आपको कि जैसा मैंने अभी कहा कि सॉल्ट एक कॉमन कमोडिटी है जिसका यूज हर एक इंसान करता है। तो यहाँ पर ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ये नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका था। जगह जगह पर लोग धरना कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपोज कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, रिवॉल्ट कर रहे थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे। स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वे लेक्चरर जो गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते थे, कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज थे, है ना, उन सब ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी स्टडीज छोड़ दी थी, क्योंकि किसी भी तरीके से गांधी जी का कहना था कि कोई भी ब्रिटिश ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। जब इंडिया के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और ज़्यादा फैलने लगा तो उस समय आपको बता दें बच्चों कि इंडिया के वायसराय थे जिनका नाम था इरविन। तो इरविन को लगा कि अगर गांधी जी को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट का मतलब समझौता, गांधी जी और इंडिया के वायसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये समझौता कब हुआ तो आप देखेंगे 5 मार्च 1931 गांधी इरविन वायसराय पैक्ट। इरविन वायसराय थे, वायसराय मतलब 1958 से पहले जितने भी ब्रिटिश चीफ पर्सन जो इंडिया को या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सुप्रीम हेड होता था उसको गवर्नर कहा जाता था, लेकिन बाद में गवर्नर की जगह पर नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ ये देखते हैं कि इरविन डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गांधी जी पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दोनों के बीच में कुछ शर्तें रखी गई। इरविन ने ये एक्सेप्ट किया कि भारत के लिए, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा, मतलब संविधान बनवाया जाएगा। तो ये चीज तो डिसाइड हो गई थी कि इरविन को पता था कि अगर गांधी जी को और इंडियंस को रोकना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात इरविन ने एक्सेप्ट कर ली और इसके बदले में गांधी जी को इरविन ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके बदले उनको लंदन आना पड़ेगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो इस तरह से गांधी जी ने लंदन जाने से पहले सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रोक दिया और वो लंदन चले गए। लेकिन लंदन के अंदर जो भी बातचीत हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वहाँ से वो अनसेटिस्फाइड होकर वापस इंडिया लौट आए और इंडिया आते ही गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को वापस स्टार्ट कर दिया 1932 के अंदर। तो देखते हैं क्या रहा पूरा इसमें।
गांधी जी returned unsatisfied, started second civil disobedience movement in the 1932. In 1933 AD, Gandhi ji accepted the failure of the movement, resigned from the membership of Congress. ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग कि 1932 के अंदर गांधी जी लंदन से वापस कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन वहां से वो अनसेटिस्फाइड होकर वापस आए। इंडिया आते ही 1932 के अंदर उन्होंने इस मूवमेंट को वापस स्टार्ट किया और एक साल बाद में गांधी जी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पावर या जो जोश था लोगों के अंदर 1930 के अंदर जब ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, अब लोग जो थे थक चुके थे और लोगों की जो आशा थी वो खत्म हो चुकी थी। कारण ये था कि जैसा बच्चों मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी थी कि लोगों के सामने कुछ रिक्वेस्ट रखी थी। पहली रिक्वेस्ट तो यही थी कि इंपोर्टेड गुड्स को जला दिया जाए, जबकि इंडिया के अंदर ब्रिटेन से जो माल बन के आता था वो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा और सस्ता होता था। तो लोग, जबकि इंडिया का जो वेविंग क्लोथ था, हालांकि इंडियन क्लोथ की क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में आज भी सबसे अच्छी मानी जाती है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये बता दें कि ब्रिटेन से ये जो इम्पोर्टेड गुड्स आते थे इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी और साथ में ये चीप रेट के होते थे, सस्ते होते थे, इसलिए इंडियन ज़्यादातर इन लोगों इन्हीं चीज़ों को खरीदते थे। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब छोड़ने की बात गांधी जी ने लोगों से कही। जो एम्प्लॉयज, जो लॉयर्स, जो कोर्ट में काम कर रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर काम कर रहे थे, उन लोगों ने गांधी जी के कहने पर जॉब छोड़ दी। लेकिन आप ही बताइए बच्चों की बिना कमाई के और महंगाई के अंदर कुछ जो लोग हैं, जो हम जैसे कॉमन लोग हैं, है ना, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसीलिए, और साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी कि वो कॉलेज और स्कूल छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये थी कि इंडियंस के पास में ब्रिटिश स्कूल कॉलेज की जगह पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं था। मतलब होना ये चाहिए था कि जो स्टूडेंट्स और बच्चे कॉलेज और स्कूल छोड़ रहे हैं, ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज छोड़ रहे हैं, उनको वहाँ की जगह पर इंडियन स्कूल्स के अंदर डाला जाए, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो इसीलिए 1933 के अंदर गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है वो फेल हो चुका है, और इसी कारण गांधी जी ने कांग्रेस से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो गांधी जी जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, इन्होंने 1933 के अंदर अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब ये कांग्रेस की मेंबरशिप से हट चुके थे। तो यहाँ पर बच्चों वापस बता दूं, सिविल डिसोबीडिएंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब हम आगे एक और पर्सनल सत्याग्रह की बात करेंगे। अब पर्सनल सत्याग्रह का मेन एम जो था वो यही था कि जितनी भी अंग्रेजों की ब्रिटिश जेल्स हैं उनको इंडियन से भर दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक तरह का हैरेसमेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स को परेशान करने के लिए पर्सनल सत्याग्रह किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पर्सनल सत्याग्रही बनेंगे, ब्रिटिश जो है पुलिस है वो उनको अरेस्ट कर जेल में डाल देंगे। लेकिन वही था कि ब्रिटिशर्स की कितनी हद तक वो इंडियंस को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर थी, एक सिंपल सा कर सकते हैं कि बच्चों पर्सनल सत्याग्रह जो है यहाँ पर लोगों का ग्रुप नहीं था, मतलब यहाँ पर हर एक इंडियन अपने आप में एक सत्याग्रही था, ठीक है। तो देखते हैं पर्सनल सत्याग्रह। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड बट पीपल ऑफ कंट्री अपोज्ड इंडियाज इंक्लूजन इन वॉर। अब आपको कल भी मैंने अपनी क्लास में बताया था बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंग्लैंड की तरफ से इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा था। इंडिया के सोल्जर्स जो थे वो इंग्लैंड की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजे जा रहे थे, और इसीलिए पूरी इंडिया के अंदर इस चीज़ को लेकर अपोजिशन किया गया कि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड नहीं किया जाए। इसको लेकर ये पर्सनल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और आप देखें गांधी जी प्रपोज पर्सनल सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 द कांग्रेस स्टार्टेड इट। तो इसकी डेट ध्यान रखना बच्चों, 17 अक्टूबर 1940 के अंदर कांग्रेस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और पर्सनल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गया। शुरू में पर्सनल सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ मेंबर्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट किया था कि कौन कौन पर्सनल सत्याग्रही कांग्रेस की तरफ से बनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं विनोबा भावे वाज फर्स्ट
सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू was second सत्याग्रही and ब्रह्मदत्त was third सत्याग्रही. 30,000 people were arrested. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट पर्सनल सत्याग्रही कौन थे, सेकंड कौन थे और थर्ड पर्सनल सत्याग्रही कौन थे. तो बच्चों विनोबा भावे ये तो थे फर्स्ट सत्याग्रही, फिर जवाहरलाल नेहरू ये बने सेकंड सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त गुप्त ये बने थर्ड सत्याग्रही. तीनों को ही गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने अरेस्ट कर लिया और साथ में इंडिया के अंदर कई सारे पर्सनल सत्याग्रही तैयार हो गए और इन सारे पर्सनल सत्याग्रही में 30,000 पीपल्स को पर्सनल सत्याग्रही को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया. तो ये था पर्सनल सत्याग्रह. क्यों किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के इंक्लूजन को अपोज करने के लिए ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया. अब हम वापस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं बच्चों, द क्विट इंडिया मूवमेंट. इंडिया का ये कह सकते हैं कि इंडिया का फाइनल मूवमेंट था ये, ठीक है, जिसमें ये तय कर लिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वायलेशन करना पड़े, चाहे हत्या करनी पड़े, मारकाट करनी पड़े, लेकिन इंडिया को फ्री होना ही होगा, ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा. बच्चों आपको ये बता दें कि 1942 के बाद में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को ये तो पता चल ही गया था कि अब और ज्यादा सालों तक ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को गवर्न नहीं कर पाएंगे, इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इसके लिए गांधी जी या कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई सारे कमीशन इंडिया भेजे ताकि कैसे भी इंडियंस को मनाया जा सके. ठीक है, उसी के अंदर देख रहे हैं आप कि कई सारे जो सर्क्यूमस्टेंसेस ऐसे बने कि इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया. तो पहला देखें, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, fear of the Japanese attack on India. 1942 के बाद में, या ये कह सकते हैं कि 1942 के अंदर एक तो क्रिप्स मिशन जो इंडिया भेजा गया था, इस क्रिप्स मिशन ने इंडिया के पार्टीशन की डिमांड को मान लिया था. जो अली जिन्ना थे उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि उनकी जो डिमांड थी वो थी कि इंडिया से अलग कर एक मुस्लिम कंट्री बनाई जाए पाकिस्तान के नाम से, और क्रिप्स मिशन ने यहाँ पर इस डिमांड को स्वीकार कर लिया. लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण ये क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया. और दूसरा जापानीज अटैक का डर था इंडिया के ऊपर. जापानीज अटैक का मतलब ये कि आपको ये तो पता है ही है बच्चों की ब्रिटिश इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, मतलब ब्रिटिशर्स के एम्पायर का ये हिस्सा थी और ब्रिटिशर्स और जापानीज के बीच में दुश्मनी थी, जिसके कारण जापानीज अटैक का खतरा भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर बन रहा था. तो इस खतरे से, जापानीज अटैक के खतरे से बचने के लिए गांधी जी और कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाए और जैसे भी हो ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाला जाए. तो यहाँ पर ये मेन रीजन थे. 14 जुलाई 1920 गांधी जी प्रपोजल क्विट इंडिया वाज एक्सेप्टेड. ये ध्यान रखिएगा कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल गांधी जी ने रखा था और कांग्रेस ने इस प्रपोजल को कब एक्सेप्ट किया? 14 जुलाई 1940 के अंदर, 42 के अंदर, ठीक है. और बाय द कांग्रेस 8 अगस्त 1942 गांधी जी के स्लोगन डू और डाई, और गांधी जी ने पूरी इंडिया के सारे इंडियंस को एक ही स्लोगन दिया था 8 अगस्त 1942 को, डू और डाई, करो या मर जाओ. मतलब या तो अंग्रेजों से लड़ लो और नहीं तो फिर अपनी जान गंवा दो. तो कहने का मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंस हर कीमत पर जरूरी थी. ठीक है, और इसी के अलावा देखिए 9 अगस्त 1942 गांधी जी वॉज अरेस्टेड. 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर थे ये, और गांधी जी के ही ओनली गांधी जी अरेस्ट नहीं हुए बच्चों, गांधी जी के साथ में कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू है, इनको भी अरेस्ट किया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि अगर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अगर हम उनको अरेस्ट कर लेंगे तो शायद ही मूवमेंट दब जाए. लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी. ब्रिटिशर जो है वो इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि अब इंडियंस को खुली ये कह सकते हैं कि ग्राउंड मिल गया, यहाँ पर बिना रोक टोक के लड़ने की हिम्मत इंडियंस को मिल चुकी थी. तो नो एक्शन प्लान वाज मेड. इस मूवमेंट की
तरह की प्लानिंग नहीं की गई एंड गांधी जी कॉल्ड दिस मूवमेंट फाइनल स्ट्रगल। और गांधी जी ने इस स्ट्रगल को फाइनल स्ट्रगल का मतलब आखिरी लड़ाई कहा एंड इट वाज सेल्फ गवर्न मूवमेंट। सेल्फ गवर्न मूवमेंट का मतलब इंडिया के अंदर जितने भी इंडियंस उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुए थे वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से ही इस मूवमेंट को चला रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें रही क्विट इंडिया मूवमेंट की। दिस मूवमेंट पाव द पाथ फॉर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और इस मूवमेंट के बाद में ब्रिटिशर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि 1946 जून के अंदर ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया से बाहर जाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 के अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए गए। जुलाई 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और 1949 26 नवंबर को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। और उसके 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के एक साल बाद ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 15 अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इंडिया से जा चुके थे, तो इस तरह से ब्रिटिश एम्पायर का एंड हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इसके पीछे जो कारण था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो पूरी इंडिया के अंदर बिना किसी लीडर के बिना किसी प्लानिंग के चलने वाला सबसे बड़ा मूवमेंट था। तो बच्चों ये थे कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स। आगे अगली क्लास के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पीसेंट मूवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।